तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन और इसके मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तो इसके पहले मैं 2 लेक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड बना चुकी हूँ। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियोस आप देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता चुकी हूँ, इसका इंट्रोडक्शन भी दे चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको इसके स्ट्रक्चर में से रिलेटेड मॉडल्स के बारे में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी इसके फंक्शन देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन जो है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमेबल मैं बता चुकी हूँ। तो सिलेक्टिवली परमेबल मतलब मैं बता चुकी हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है कि सिलेक्टिवली परमेबल मीन्स क्या होता है। तो सिलेक्टिव परमेबल मीन्स मैं बता चुकी हूँ कि सिलेक्टिवली परमेबल वो होते हैं जो कुछ सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही सेल्स के अंदर एंट्री देते हैं, जो कि इसेंशियल होता है। तो वही इसका फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इट अलाउ only selected substance which is essential for the cell to pass the membrane। मैंने बताया था आपको कि जो सपोज ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन्स के बाहर बहुत से ऐसे चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ अच्छे भी होते हैं सेल के लिए और कुछ खराब भी होते हैं। तो जो इसेंशियल वाला होता है उसकी एंट्री जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे देता है। बाकी जो अनइसेंशियल होते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती सेल को, जो जरूरी नहीं है, ठीक नहीं है, उसे एंट्री नहीं देता है सेल मेम्ब्रेन या फिर कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी। अब जैसे मेम्ब्रेन, जो कोई भी मेम्ब्रेन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर कह सकते हैं किसी भी सेल को एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि सेल है और सेल के बाहर जो लेयर है, ये लेयर क्या करती है, अंदर में जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है सेल के, उन सभी को इंजरी से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी सेल के लिए, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा क्या हो जाएगा कि ये सेल को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे सेपरेट द सेल्स फ्रॉम देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, ये सेल है, ठीक है। तो ये सेल है, तो यहाँ सेल में हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म या फिर कोई भी ऐसी जो इसमें प्रेजेंस है, वो क्या करता है, बाहर से किसी भी तरह के कोई भी सब्सटेंस हो गए या कोई भी ऐसे चीज हो गई, उन्हें उस चीज से क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। तो इसका थर्ड फंक्शन क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इट प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। एक तो ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। और साथ ही ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। इस तरह का जैसे सेल होता है ना, सेल जो है जरूरी नहीं है कि वो सर्कल फॉर्म में हो, वो दूसरे फॉर्म में भी मिल सकता है। तो जैसा भी सेल का शेप होता है, उस सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्पफुल होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल सिंगलिंग एंड द सेल कम्युनिकेशन। ये सेल सिंगलिंग मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है, सेल कम्युनिकेशन का। यानी कह सकते हैं कि सेल सिंगलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एक तरह का सेल सिंगलिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन के लिए, सेल की कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प इन रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ में भी क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन इंजाइम्स
for performing certain reaction on their surface. अब जैसे हम यहाँ पे हम देख, जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन कंटेन करता है और ये प्रोटीन एज अ कैरियर जो है इस चीज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे इसका जो सरफेस है, सपोज ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे कुछ क्या कहते हैं, इंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है, इंजाइम्स मौजूद होते हैं। और ये इंजाइम्स क्या हो सकते हैं, ये एटीपीएज हो सकता है, फॉस्फेटेज हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो इंजाइम्स है जो कॉमन थे, मैंने उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कंटेन करता है, एंजाइम कंटेन करता है, क्यों करता है, फॉर परफॉर्मिंग द सर्टेन रिएक्शन ऑन द सरफेस। तो सरफेस पे कुछ रिएक्शन होते हैं, तो उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या कंटेन करता है, एंजाइम्स कंटेन करता है, लाइक एटीपीएज एंड द फॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव कैरियर प्रोटीन्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करें। बस एक तरह से हम ये समझ सकते हैं वैसा ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी के थ्रू होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव कैरियर प्रोटीन फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल हमें इतना इसके बारे में जान लेना है कि वैसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में था। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है कि सिलेक्टिवली परमेबल होता है, जिसके कारण से ये क्या करता है कि सेल से पास होने में इसेंशियल सब्सटेंस जो जरूरी है उनको पास होने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट करता है सेल को इंजरी से, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि ये सेपरेट करता है सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सेल सिंगलिंग में और सेल कम्युनिकेशन में, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। उसके बाद है ये किसमें, और ये एंजाइम कंटेन करता है कहाँ पे, सरफेस पे, ठीक है, लाइक एटीपीएज, फॉस्फेटेज, ठीक है, इस तरह के एंजाइम कंटेन करता है डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। साथ में ये प्रोटीन कैरी करता है फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए करता है। तो अभी तक हमने इसके फंक्शन को देख लिया है। नाउ हम अभी नेक्स्ट बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कि मेम्ब्रेन से कैसे जो है वो सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। और क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वही पार्टिकल्स जो है पास होंगे जो जरूरी होंगे सेल के लिए। तो ये किसके थ्रू, किस टाइप के ट्रांसपोर्ट के थ्रू पास होंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, दो टाइप के मेनली जो है वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो दोनों के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ये है, मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी और एटीपी। तो वैसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली अगर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। विदाउट एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन से पास होते हैं। जैसे सपोज ये मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने के लिए इसे एनर्जी या फिर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या करता है, एटीपी जो है वो एटीपी क्या करता है कि इसे ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में इस तरह की कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इन पैसिव ट्रांसपोर्ट
substance always move from higher concentration to lower concentration. एक बात ध्यान देने की जरूरत है इसमें, वो क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो मूवमेंट होगी वो कैसी होगी, तो हाइयर टू लोअर होगी, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या होने लगे, ये लो टू हाई जाने लगे, लोअर टू हाइयर होने लगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हाइयर टू लोअर ही हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जाता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज दिस मूवमेंट इज स्लोअर बिकॉज इट डज नॉट यूज एनर्जी। जाहिर सी बात है कि कोई भी किसी भी ट्रांसपोर्ट में या फिर एनर्जी, जब जैसे कि हमें कोई काम भी करना होता है तो जब हम एनर्जी के साथ करते हैं तो वो काम जल्दी होता है, ठीक है। तो उसी तरह जब ये मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी मेम्ब्रेन का, तो ये ट्रांसपोर्ट क्या है कि इसे एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो फास्ट काम कर सके। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने क्या देखा कि इसमें तो एनर्जी जो है वो यूज ही नहीं होती। तो जब एनर्जी यूज नहीं होती तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये प्रोसेस स्लोअर हो जाएगा, स्लो रहेगा, ठीक है, फास्ट नहीं होगा। इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो जल्दी नहीं होगा बल्कि धीरे होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो 3 मेनली जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में वो देखे जाते हैं। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस और तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये 3 जो है वो मेन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखे जाते हैं, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। सो डिफ्यूजन होता क्या है, ठीक है। सो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता कहाँ से, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसी के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन एक मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का जो कहाँ से कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सब सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर गोइंग इन और आउट थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे कि हम क्या देखते हैं, मेम्ब्रेन से वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और जब डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं यानी कि ये जो है किस टाइप के ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज if the concentration of carbon dioxide in cell is high as compared to the outer environment, then carbon dioxide move from higher concentration to lower concentration through diffusion। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं इस बात को। तो हम देखते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ क्या कह रहा है, तो सपोज हम यहाँ मान लेते हैं ये आउटर इन्वायरमेंट है, ठीक है, और ये इनर इन्वायरमेंट है, कहा, सेल में, ठीक है। इन्वायरमेंट है कहा, सेल के अंदर, सेल में, ठीक है। और ये बाहर आउटर वाला इन्वायरमेंट है। और इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इनर वाले में यानी कि सेल में क्या है, इसका CO2 का कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है, कैसा है, हाई है। और जो आउटर इन्वायरमेंट है इसमें इसका कंसंट्रेशन कैसा है, लो है,
ठीक है, लो है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या एक केस ले रहे हैं जिसमें सेल में CO2 का कंसंट्रेशन हाई है और आउटर वाले इन्वायरमेंट में सेल का कंसंट्रेशन यानी कि सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। तो किसी भी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, दोनों को क्या करना होता है, जैसे कि सपोज आउटर में 40% है और इनर में 60% है रेशियो, ठीक है। तो ये 40 है और ये 60 है, तो इन दोनों को क्या करना होता है, 50-50 यानी कि इक्वल करना होता है, भले वो आउटर का हो या फिर इनर का हो। तो जब कुछ ऐसा होता है तो क्या होता है, इसको 50-50 का रेशियो करने के लिए मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी कि अगर 60% है इनर में और आउटर में 40% है, तो क्या होता है कि यहाँ से यानी कि जो हाई है, जहाँ पे हाई परसेंटेज है, वहां से लो परसेंटेज की तरफ जाएगा इसे इक्वल करने के लिए। जैसे सपोज मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कहाँ पे, आउटर पे, ठीक है, और ये इनर है, यहाँ पे कुछ सपोज 16 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं कि आउटर वाले पे 10 है और इनर वाले पे 16 है। तो क्या होगा, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो क्या होगा, यहां से मूवमेंट होगा आउटर की तरफ, इनर से आउटर की तरफ मूवमेंट होगा, ताकि दोनों तरफ इक्वल इक्वल अमाउंट में जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंस हो जाए। तो ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद दोनों तरफ कितना कितना इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ पे सपोज आएगा कितना, 13 और 30, ठीक है। यानी मूवमेंट तब तक होती रहती है, ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक कि दोनों की तरफ का जो रेशियो है वो इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ यहाँ से मूवमेंट होकर ये आउटर में चला गया और दोनों तरफ रेशियो जो है वो 13-13 का हो गया, इक्वल हो गया, तो इसके बाद ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाता है, क्योंकि दोनों तरफ का रेशियो जो है वो इक्वल हो गया है, ठीक है। तो इस दोनों तरफ आउटर इन्वायरमेंट हो या इनर इन्वायरमेंट हो, दोनों तरफ रेशियो को इक्वल करने के लिए ये ट्रांसपोर्ट होता है। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो उसी तरह हम यहाँ पे समझते हैं किसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब हम वापस आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक तरफ जहाँ पे इनर इन्वायरमेंट में सेल जो है वो हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इनर और आउटर में इक्वल करने के लिए मूवमेंट क्या होगी, इनर से आउटर की तरफ होने लगेगी, ठीक है। क्यों होगी, इक्वल करने के लिए, दोनों तरफ क्या है, इक्वल करने के लिए क्या होगा, ये मूव करने लगेगा, कहाँ से, बैलेंस करने के लिए मूव करने लगेगा, कहाँ पे, इनर टू आउटर में, ठीक है, समझ में आ गए। तो कहीं भी कोई भी अगर ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो एक यानी कि इनर पे या फिर आउटर पे ज्यादा हो और एक तरफ कम हो, तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए मूवमेंट होती है तब तक जब तक कि ये इक्वल ना हो जाए, ठीक है। उसी तरह हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का केस हम थोड़ा अलग ले लेते हैं, ठीक है। अब सपोज ये क्या है, ये भी आउटर है और ये इनर है, इनर कहने का मतलब सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन दोनों तरफ है। अब यहाँ पे जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में क्या लिया था कि इनर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या था, हाई था, लेकिन इस बार क्या होगा, यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं यहाँ इसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, लोअर कंसंट्रेशन है, और आउटर पे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पे आउटर में। तो अब जब आउटर में हायर कंसंट्रेशन है और इनर में लोअर कंसंट्रेशन है, तो मूवमेंट कहाँ होगी, हाई टू लो होगी, यानी कि आउटर से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ चला जाएगा, इनर में हो जाएगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या देखा था हमने कि इनर से आउटर में जा रहा था। तो इस बात का ध्यान रखना है, वाटर में भी सेम प्रोसेस होती है, कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो हाई टू
लो मूव करेगा, या फिर इस साइड पे हाई है या फिर इधर लो है, तो मूवमेंट क्या होगा, फिर इधर से इस तरफ होगा, यानी कि इनर टू आउटर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, इसकी मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू कैसे होती है। उसी तरह मैंने अभी आपको ऑक्सीजन के बारे में बताया कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर लो होगा, ठीक है, कहाँ पे, सेल में, और आउटर में ज्यादा होगा, तो मूवमेंट क्या होगी, वो हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। ठीक है, वाटर में भी सेम रूल फॉलो होता है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो वाटर इज ऑल्सो फॉलो द रूल ऑफ डिफ्यूजन। So now next point is, if water molecules move from low concentration to high concentration, then this movement is called the osmosis. Okay. Now next point is, diffusion play important role in the exchange of gases from outer environment. ठीक है, हमने यहाँ पे भी देखा भी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या है, गैसेज हैं। तो ये एक तरह के आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट में इसको क्या करता है, एक्सचेंज करने में, गैसेस को एक्सचेंज करने में कौन सा प्रोसेस हेल्प करता है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये डिफ्यूजन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो दो टाइप्स हैं, जो कि है हमारा कौन सा, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।